तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने बात की थी ना, ये है व्हीट-इफ्टॉन ब्रिज। तो व्हीट-इफ्टॉन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि आपके प्रैक्टिकल पर भी बेस्ड है, आपके जो लैब में इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज वो भी इसी की एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है। तो व्हीट-इफ्टॉन ब्रिज बेसिकली पहले देखते हैं है क्या। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है यार, बेसिकली आप ऐसे समझो ना, ये एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किन चीज़ों का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में एक्चुअली है क्या, 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, 4 अननोन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और वो किस फॉर्म में लगे हुए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। तो 4 रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एज शोन इन डायग्राम। तो ये डायग्राम में जिस तरीके से आपको लगा के रखे हैं ना, तो 4 ये अननोन रेजिस्टेंसेस एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में लगे हुए हैं, जिसके एक डायगोनल पर आपने क्या फिट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे एमीटर होता है ना यार, एमीटर क्या होता है, करंट मेजरिंग डिवाइस। तो गैल्वेनोमीटर क्या बोलते हैं हम लोग, करंट सेंसिंग डिवाइस। ये करंट की डायरेक्शन को सेंस करता है, ठीक है, और स्मॉल करंट को मेजर भी करता है। तो एक डायगोनल पर तो आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, और दूसरे डायगोनल पर आप क्या अटैच कर दो, एक बैटरी, जो कि करंट प्रोवाइड करेगी इस सर्किट में, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, यही बस व्हीट-इफ्टॉन ब्रिज है, और व्हीट-इफ्टॉन ब्रिज में कुछ भी नहीं। इन 4 अननोन रेजिस्टेंस को आप नेम दे दो, तो कोई भी नाम दे देते हैं, P, Q, R और सपोज S, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कोई कैपिटल G, ठीक है। अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एज शोन इन डायग्राम इन विच अंडर बैलेंस कंडीशन। हाँ, अब ये जो टर्म आया ना, बैलेंस कंडीशन, इफ टर्म का मतलब क्या है, तो बैलेंस कंडीशन टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो बैलेंस कंडीशन आप तब बोलोगे जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो बैलेंस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली क्या है ना कि हम लोग जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास कराते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर की करंट को हम लोग बोल देते हैं IG करके। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो ये बेसिकली बोली जाती है क्या, बैलेंस कंडीशन। इसी के 3 नाम है, या तो आप IG इज इक्वल टू 0 बोल दो, या बैलेंस कंडीशन बोल दो, या करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0 बोल दो। तो समझ रहे आप, तो ये 3 नाम है। तो अब इसकी डेफिनेशन को फिर से रिव्यू में लेते हैं। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एज शोन इन डायग्राम in which under balance condition मतलब when IG is equal to 0, the ratio of the resistances of adjacent arms, adjacent arms के जो resistances का ratio है ना, चाहे तो आप P upon Q करो, चाहे Q upon R करो, आप P upon S नहीं करोगे, ये अपोजिट आर्म हो गई। तो रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ एडजेसेंट आर्म्स यानी कि P upon Q, तो ये जो रेशियो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये R अपॉन S के। तो रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ एडजेसेंट आर्म्स ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये आपको बेसिकली प्रूव करना होता है। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मैं फिर से पूरी डेफिनेशन को अब रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एज शोन इन डायग्राम इन विच अंडर बैलेंस कंडीशन, that is when current through galvanometer is 0 or IG is equal to 0, the ratio of the resistances of adjacent arms, the ratio of the resistances of adjacent arms is always remains same, is always remains same। तो ये बेसिकली व्हीट-इफ्टॉन ब्रिज का स्टेटमेंट है। अब हम लोग को करना क्या है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो ठीक है, इस स्टेटमेंट को अब जरा प्रूव करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, और बस आपको किरचॉफ रूल्स जो है उनको ठीक से अप्लाई कर देना है, और यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है बहुत आराम से बिल्कुल सही तरीके से आता है। बस इसमें क्या है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और देखना है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये जो आपने बैटरी यहाँ से लगाई है, तो लेट अस सपोज ये कोई I करंट यहाँ से भेज रही है, ठीक है। तो I करंट जब यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पर, तो इसको 2 पाथ मिलेंगे, या तो ये P से भी जा सकता है और Q से भी। तो लेट अस सपोज यहाँ से कोई I1 पार्ट चला गया, तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना बचा हुआ होगा, I माइनस I1। तो I माइनस I1 पार्ट जो है वो Q से जाएगा। अच्छा, I1 पार्ट तो ऊपर गया, अब यहाँ से इसको फिर 2 पाथ मिले, तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना पास होने वाला है, IG। तो बचा हुआ करंट कितना होगा, I1 माइनस IG, ठीक है। तो IG पार्ट तो यहाँ से जा रहा है और I माइनस I1 यहाँ से जा रहा है, और ये दोनों जुड़कर कहाँ चले जाएंगे, इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, ठीक।
और जब ये दोनों करंट इस तरीके से आएंगे तो फिर ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ कितना होगा I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। तो IG से तो ये IG पार्ट कैंसिल आउट होगा और I1 से I1, तो अब यहाँ कितना करंट रह जाएगा I। तो अब ये देखिए बैटरी ने कितना करंट भेजा था I करंट और वापस कितना आ रहा है I, यानी कि सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन जंक्शंस को नाम दे देते हैं। तो इस जंक्शन को आप नाम दे दीजिए, कोई A पॉइंट मान लीजिए, कोई इसको B पॉइंट, इसको कोई C पॉइंट और इसको कोई D पॉइंट, ठीक है। अब आपको लूप सेलेक्ट करना है। ये लूप्स का सिलेक्शन बिल्कुल रैंडम सिलेक्शन होगा, यहाँ ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं चलता है कि यहाँ पर जो लूप मैं लेने वाला हूँ वही लूप आपको लेने हैं, कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं चलेगा, आपकी मर्जी चलेगी, आपको जो लूप लेना है आप वो लूप लीजिए। तो यहाँ पर जरा लूप लेते हैं, तो यहाँ पर रैंडमली एक लूप लिया जा रहा है, तो A B D A, तो A B D A लूप हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो A B D A लूप अगर हमने सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि हमको बेसिकली A से B जाना है, B से D आना है और D से वापस A, ठीक है। अब देखिए, आप जब आप A से B जा रहे हो तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो पहले आप यहाँ पर साइन इंडिकेट कर लो, कौन सा साइन आ गया, निगेटिव साइन। करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है P, तो I1 तो करंट आया, रेजिस्टेंस कितना आया P, ठीक है। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, B से D, तो B से D भी हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पर करंट कितना है, करंट है यहाँ पर IG और रेजिस्टेंस कितना हम कंसीडर करके बैठे हुए हैं, G, ठीक है। इसके बाद D से कहाँ जा रहे हैं, A, तो D से A जाते टाइम पे हमारी डायरेक्शन क्या है, D से A, और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो करंट कितना है ब्रांच में, I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर Q, और आप वापस A तक पहुँच गए ना, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर ली। अब हम लोग दूसरा लूप लेते हैं, तो यहाँ पर दूसरा लूप का सिलेक्शन बिल्कुल रैंडम है, तो B D C B, आपकी मर्जी है, आप D C B D भी ले सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आपको अब B से D जाना है, D से C आना है और C से घूमकर वापस B आना है। तो ठीक है, देखते हैं जरा। तो अब आप कहाँ से कहाँ आना चाह रहे हो, B से D, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस। तो माइनस, और करंट है कितना, IG, और रेजिस्टेंस कितना है, G, तो IG इंटू G, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आप D से C, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो साइन फिर से क्या आने वाला है, माइनस। और करंट है कितना इस ब्रांच में, I माइनस I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच में, S, तो ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, C से B तक। तो C से B जब हम जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, हम तो C से B जा रहे हैं और करंट अपोजिट आ रहा है, तो इसका मतलब साइन क्या लगने वाला है यहाँ पर, पॉजिटिव। और करंट है कितना, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है, R। अच्छा, वापस हम लोग B तक तो पहुँच ही गए हैं, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। बस सिर्फ ये दो इक्वेशन आप किसी तरीके से बना लो, और इसके बाद में आपको करना क्या है, बस नेक्स्ट स्टेप लिखना है कि वी नो दैट, तो ये तो फेवरेट लाइन है यार, तो वी नो दैट, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, वी नो दैट। तो वी नो दैट अंडर बैलेंस कंडीशन, और ये बैलेंस कंडीशन में होगा क्या, IG इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पर आपको IG नज़र आ रहा है वहाँ पर आप उठाकर इसको 0 डाल दो, तो ठीक है। तो माइनस I1P माइनस, अच्छा ये तो अब 0 हो जाएगा, और प्लस I माइनस I1 इंटू Q इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I माइनस I1 इंटू Q इज इक्वल टू I1 इंटू P। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, समझ रहे, इसको हम लोग उस तरफ ले गए तो वो प्लस का हो गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम लोग जरा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इन इक्वेशन 1, अब इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में अगर हम मॉडिफाई करें तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस, इसमें IG की जगह पे 0 रखें तो I माइनस I1 इंटू S प्लस, यहाँ पर IG 0 कर देते हैं तो I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो इसको उस तरफ ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यार, I माइनस I1 इंटू S
इज इक्वल टू I1 इंटू आर, और ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं करना है आपको। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, तो डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 और 4 को बस सिंपली आपको डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो I माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I1P अपॉन में I माइनस I1 इंटू एस और I1 इंटू आर। तो यार ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गए। तब अब देखिए आपके पास क्या बचा है, Q अपॉन एस इज इक्वल टू P अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Q को यहाँ ले जाएं, R को यहाँ ले आएँ। तो जब आप Q को नीचे लेकर आएंगे और R को ऊपर लेके आएंगे तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो बेसिकली हम लोगों को यही प्रूव करना था। इसका जो प्रूफ है ये आता है बोर्ड में 3 मार्क्स का, तो इसका जो वेटेज है ये बोर्ड में 3 मार्क्स का है और बहुत ही सिंपल सा है ये। आप डेरिवेशन देखिए, कुछ नहीं करा आपने, 2 इक्वेशन बनाई किरचॉफ रूल से, बैलेंस कंडीशन लगा दिया, IG जहाँ जहाँ पर आपको नजर आया वहाँ 0 कर दिया और लास्ट टाइम उठाकर उस इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन को उठाकर क्या करा आपने, डिवाइड कर दिया। बस बहुत ही सिंपल सा आपने इसमें रूल फॉलो किया है, ठीक है। तो ये क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड अगला टॉपिक है और वो कौन सा है, मीटर ब्रिज। वो तो बहुत ही ईजी है, तो उसको जरा देखते हैं कि मीटर ब्रिज। तो अभी जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है, आप इसको बोल सकते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का काम आता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को फाइंड करने का काम में आता है। बेसिकली इसकी पूरी डिटेलिंग जो है ना वो आपकी लैब मैनुअल में मौजूद है। तो लैब मैनुअल में जो इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, उसकी पूरी डिटेलिंग आपके पास मौजूद है। आप 12th क्लास की लैब मैनुअल रेफर करिएगा, आपको पूरी डिटेलिंग इसकी मिल जाएगी, बाकायदा पूरा इसका डायग्राम वगैरह सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होगा। इवन जब आप लैब में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो लाइव देखने को ही मिलेगा। और ये होता कैसा है, एक्चुअली क्या है ना, मीटर ब्रिज की कहानी कुछ बहुत सिंपल सी है। एक वुडन प्लैंक इस तरीके से रखा होगा और उसमें एक वायर लगा हुआ होगा। उस वायर की जो लेंथ है वो एक्चुअल में 1 मीटर होती है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है मीटर ब्रिज। तो एक वायर इस तरीके से लगा हुआ होगा और इस वायर की लेंथ ही एक्चुअली 1 मीटर रहेगी, तो इसी वजह से क्या है, इसको मीटर ब्रिज नाम दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं, मेटल की ये एलॉयज की स्ट्रिप रहेगी इस तरीके से, जहाँ पर ये वायर इस तरीके से कनेक्ट होगा। एक कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, फिर इसके बाद में ये स्ट्रिप इस तरीके से जाएगी। हाँ, ये मतलब एक ओवरव्यू है बस। और सेंटर पे एक कनेक्टिंग पॉइंट होगा, एक कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ होगा और बीच में एक गैप इस तरीके से भी होगा। फिर एक स्ट्रिप जो है वो इस तरीके से यहाँ इस वायर से ऐसे कनेक्ट हो जाएगी आकर, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। बस अब जब आप लैब में जाएंगे ना तो आपको मीटर ब्रिज के नाम पर बस यही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कनेक्शन कैसे होते हैं, ये तो आपका मीटर ब्रिज वायर है, यहाँ स्केल और लग रही होती है, कि स्केल और होती है जिसमें रीडिंग्स होती हैं कितने सेंटीमीटर, बेसिकली 1 मीटर की स्केल होती है, तो 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रीडिंग रहेंगी। अब क्या होगा, आपको जब ये 2 कनेक्टिंग पॉइंट ऐसे मिलेंगे ना, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होता है एक नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस के लिए आपको यूज़ करना होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक। और ये जो 2 लेफ्ट साइड के हैं, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होता है एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है x। तो एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको फाइंड करना है। एक बैटरी का सेटअप आपको कनेक्ट करना होता है इन दोनों वायर्स के एंड्स के अक्रॉस। एक V वोल्ट की बैटरी आप यहाँ पर कनेक्ट कर देते हो। तो वोल्ट बेसिकली क्या है, 2 वोल्ट या 4 वोल्ट पर ही नॉर्मली इसको ऑपरेट करते हैं हम लोग। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको कनेक्ट करना होता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। जब आप गैल्वेनोमीटर देखोगे अगर, तो वहाँ पर आपको 2 पॉइंट नजर आएंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल नजर आता है गैल्वेनोमीटर के, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो अब आप देखिए पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहाँ से कनेक्ट किया है ना, तो गैल्वेनोमीटर का ये जो विड वाला वायर है ना, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। नेगेटिव वायर से एक स्लाइडिंग की जो है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। और इसको बेसिकली क्या है, पहले तो ये स्लाइडिंग की होती थी, अब ये एक पेन टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें कैपिटल G इस तरीके से बना हुआ होगा और क्या नाम है, एक पेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग अब क्या बोलते हैं, जॉकी। तो ये यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अच्छा, अभी ये पॉइंट हम लोग बोल देते हैं A और B। अभी क्या होगा, जैसे आप अभी ये क्या है, इसको आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। इसको इस तरीके से पेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ ऐसे वायर लगा हुआ होता और बार बार हम अलग अलग वायर के हिस्से पे टच करके बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। बैलेंसिंग पॉइंट मतलब सारे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करने वाला है वो पॉइंट। अभी क्या होगा, जब आपने पूरा सेटअप बना लिया है
तो जब आप इसको इस एंड पर कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दे जाएगा, और जब इस पॉइंट को आप इस एंड पर कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड डिफ्लेक्शन देगा। यहाँ से हमको ये पता लगता है कि हमारा जो सर्किट अरेंजमेंट है बिल्कुल सही है। बोर्ड में क्या है, इस तरीके से आपको सर्किट नहीं बनाना होता। बोर्ड में तो यार और सिंपल सा सर्किट बनाना होता। बोर्ड में एक रेजिस्टेंस आपने ये लगा दिया आर रेजिस्टेंस, और ये एक लगा दिया दूसरा एक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है ये मीटर ब्रिज वायर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यहाँ पर आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो, ये आप नाम दे देते हो इस मीटर ब्रिज वायर का ए बी, और यहाँ पे सेंटर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो और यहाँ से एक स्लाइडिंग की जे। तो ए टू जे जो है इसको बोला जाता है बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ, तो ए टू जे को हम लोग बैलेंसिंग लेंथ मानते हैं। तो ए से जे तक की जो लेंथ है इसको एल बोला जाता है, बैलेंसिंग लेंथ। तो ये हो गई बैलेंसिंग लेंथ। और अब जे टू बी जो है ये अब अगर एल है और ये पूरी लेंथ अगर 1 मीटर की है तो कॉमन सेंस से ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अच्छा, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर यानी कि IG की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करने वाला है आपको, 0। अब बहुत सिंपल सी बात है यार। अब देखिए ये भी एक मीटर ब्रिज जैसे सर्किट की तरह काम आपको फील देगा, मतलब एक जो वी डिफरेंट ब्रिज था ना उसी के जैसे फील देगा। एक रेजिस्टेंस तो ये है और दूसरा तो ये वायर हो गया। अब इस वायर की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर इसकी लेंथ जो है इस पूरी लेंथ के थ्रू इसका जो मटेरियल है वो यानी कि जो कंपोजिशन है वो सेम रहना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन जब एक साथ वैलिड होंगी तो उस केस में क्या होगा कि अब जो ए टू जे है इसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो इसका फॉर्मूला तो वही हो जाएगा रो एल अपॉन ए। अच्छा, और उसके बाद जे टू बी जो है इसका रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो रो रेजिस्टिविटी तो सेम है, लेंथ यहाँ पर लेकिन कितनी 100 माइनस एल अपॉन ए एरिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन हो चुकी है तो इस केस में क्या कहानी बनेगी कि ये दो जो रेजिस्टेंसेस हैं इनका रेशियो आपस में सेम रहेगा। तो अगर हम इनका रेशियो सेम करें यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए आर अपॉन ए टू जे, रेजिस्टेंस ऑफ ए टू जे, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ जे टू बी। और यहाँ पर बस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू तो देखो आपको पता होगी क्योंकि वो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से फिक्स करके निकालोगे। ए टू जे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स, ये क्यों जो कि आपको अननोन पता ही नहीं है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर जे टू भी रो 100 माइनस एल अपॉन ए, तो ए से तो देखो ए कैंसिल होगा, रो से रो कैंसिल होगा। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। अब यार देखो कॉमन सेंस की बात है, आर तो तुम्हें पता होगा, एल तुम यहाँ से ऑब्टेन करोगे, फाइंड करोगे, और 100 माइनस एल तो वो वैल्यू तो तुम यार एल को 100 में से माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू तो आपको यहाँ नजर आई जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को डील करते हो तो इस फॉर्मूले के साथ में क्या कहानी बन जाएगी कि x इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात रहेगी। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग वो अननोन रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ फाइंड कर लिया जाता। अच्छा, एक बार अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल गया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो वायर यहाँ पर यूज होगा ना, ये जो वायर एक्स वायर यूज होगा, स्क्रू गेज यूज करके आप इसका डायमीटर फाइंड कर लो। तो डायमीटर फाइंड कर लेंगे, इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स, तो वो कैसे फाइंड कर लेंगे, आर इंटू ए अपॉन एल। तो ए ये यहाँ से हम लोग इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में क्या है, आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने को बोली जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी वैल्यू फाइंड करने को बोली जा सकती है। अच्छा, दूसरी दिक्कत इसमें क्या आ जाती है कि यहाँ से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और आपको फाइंड करने के लिए बोला वेरीफाई द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बोर्ड में ये कुछ टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक्स पर ही एक्चुअली क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम वेव्ड होते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करने के लिए और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए और प्लस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फाइंड करने के लिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो है यही आपको फाइंड करने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपके इस चैप्टर का या आपकी इस यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक था, मीटर ब्रिज। और इंपॉर्टेंस लेवल तो इसकी है ही क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी इन्वॉल्व है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है यानी कि आपके इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड बोर्ड में भी क्वेश्चंस देखे गए हैं और प्लस आपके प्रैक्टिकल्स भी देखे गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, पोटेंशियोमीटर। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब ये समझिए आप इस यूनिट की जो लास्ट टॉपिक है ना पोटेंशियोमीटर, ये भी बेसिकली क्या है प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो बेसिकली आपके इस चैप्टर के जो लास्ट दो टॉपिक है मीटर बेस्ड पोटेंशियोमीटर, ये दोनों ही प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन पर है।
और एक्चुअली क्या है ना यार, ये जो पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक है ये कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करोगे ना, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आसानी से ये कवर अप हो जाता है। और पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड आपको दो टॉपिक कवर करने हैं यहाँ पर, एक तो अननोन ईएमएफ कंपेयर कराने के लिए, दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कराने के लिए, और एक किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो मेनली क्या है, आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर मेन वर्क करना होता है। वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपने ठीक से समझ लिया और किस बेसिस पर ये पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है वो अगर आपने समझ लिया तो फिर तो ये टॉपिक आसान है यार। तो पहले तो जरा एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है। डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में इसकी? तो इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस बेसिकली, डिवाइस तो मत बोलिए, इसको इंस्ट्रूमेंट बोलिए। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द internal resistance of a cell and which is also used to compare the EMF of two cells। तो दो सेल्स के EMF को भी कंपेयर करने के काम में आता है और किसी भी एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड करने के काम में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड ऑल्सो यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। ठीक है, अच्छा, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। तो यार ये याद रखना, आपको वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग बोल जरूर रहे हैं, पर ये वर्किंग प्रिंसिपल ना होकर ये चार कंडीशंस हैं, और जब ये चारों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होंगी तब जाकर आपका ये पोटेंशियोमीटर काम करने वाला है। तो ये चार कंडीशंस कौन सी हैं? तो मतलब किस बेसिकली किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसमें समझिए इफ, या ऐसे समझिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन ये कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए कांस्टेंट करंट, तो कांस्टेंट करंट भी कांस्टेंट रहने चाहिए। तो कांस्टेंट करंट, तो व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो समझ रहे हैं आप तीसरी कंडीशन क्या है? जो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जो एरिया है, एरिया ऑफ वायर, तो ये कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मटेरियल है ये बदलना नहीं चाहिए, यानी कि इस वायर का जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द लेंथ इस वायर का मटेरियल सेम रहेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू, ऐसे इसको ऐसे लिखो तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन भी रेडी हो जाएगी और क्या आपको याद रखने में भी याद रहे। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, आप समझो। तो व्हेन ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, देन, तो जब ये चार कंडीशंस एक साथ फुलफिल होंगी तब क्या होगा? देन। तो अब जब ये चार एक साथ फुलफिल कर दोगे तो पांचवी फिर अपने आप फुलफिल हो जाएगी, और पांचवी क्या होगी? देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर आप इसी चीज को बोल सकते हो द पोटेंशियल ड्रॉप across the length of the wire is directly proportional to its length, तो आप ये दोनों ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, या तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। समझ रहे आप? तो मैं फिर से एक बार इसका वर्किंग प्रिंसिपल रिपीट कर दे रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन पहले रिपीट करते हैं। तो डेफिनेशन है क्या पोटेंशियोमीटर की? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड ऑल्सो यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो ये तो बनी इसकी डेफिनेशन। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। अब हम अगली बात ये करते हैं कि हम इसको समझेंगे कैसे, तो इसकी वर्किंग कैसे समझी जाएगी। उसके लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चीज़ों को थोड़ा स्विच करते हैं। तो एक काम करते हैं, जरा यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लेते हैं। ठीक है, तो आप जरा इस पर समझने की कोशिश करिएगा।
देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक सेल लगाई मैंने, और दूसरी सेल कुछ इस तरीके से लगाई, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। तो ये पहली कंडीशन ले रहे हैं, ये E1 EMF की सेल है, ये E2 EMF की सेल है, ठीक, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की बात अगर की जाए तो इसको ज़रा सा हटा दे रहा हूँ मैं। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरी कंडीशन भी देखेंगे और तीसरी कंडीशन, 3 पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी। तो जैसे अगर आप ये 3 पॉसिबल कंडीशन समझ जाएंगे ना, आप पोटेंशियोमीटर की वर्किंग भी समझ जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये हुई। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो उसका डायग्राम भी कुछ ऐसे ही है, बस यहाँ पर देखिएगा कंडीशंस किस तरीके से हाईलाइट करूँगा। तो ये E1 ये भी है और E2, और थर्ड कंडीशन उसके लिए भी डायग्राम जो है वो यही रहने वाला है, बस चीज़ों में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और वो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर लो। जैसे मैं पहली बार लिखूंगा ना, आप समझ जाओगे कि वो कंडीशंस क्या बताने वाला हूँ। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि सपोज E1 की जो वैल्यू है वो हो सकती है ज़्यादा हो E2 से। अब बाकी दोनों समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब अगर E1 की वैल्यू ज़्यादा है, अब देखो जरा, E1 यहाँ से करंट भेजेगा I1, E2 यहाँ से करंट भेजेगा एक I2। तो I2 तो ऐसा जाने वाला है सर्किट में, और I1 जो है वो कैसा जाने वाला है, ऐसा। तो दोनों करंट कैसे हुए, अपोजिट। तो अगर I1 की वैल्यू I2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब E1 की वैल्यू अगर E2 से ज़्यादा है तो I1 की वैल्यू I2 से ज़्यादा होगी। तो सर्किट में जो नेट करंट जाएगा वो I1 माइनस I2 जाएगा। और गैल्वेनोमीटर किसके हिसाब से अपनी डायरेक्शन शो करेगा, I1 के हिसाब से। तो लेटर सपोज इस समय गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन क्या होगी करंट शो करने की, वो ये होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बनी, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन पे अगर हम आए तो सेकंड कंडीशन देखिए। तो यहाँ पर लेटर सपोज E1 की वैल्यू इस बार कम है E2 से। अच्छा, अपने हिसाब से करंट तो ये अभी भी ऐसे ही शो कर रहा होगा I1, और ये करंट ऐसा शो कर रहा होगा I2 ऐसा घूमकर यहाँ जाने वाला है, और I1 जो है वो इस तरीके से घूमकर I1 इधर आने वाला है। तो अब इस समय सर्किट के पास में देखा जाए तो अब I1 की वैल्यू कम है I2 से। तो इस समय सर्किट में नेट करंट I2 माइनस I1 होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर अब करंट की डायरेक्शन किसके हिसाब से शो करेगा, I2 के हिसाब से। अच्छा, जब करंट नीचे से जा रहा था तो डायरेक्शन ये, और तो जो करंट जब ऊपर से आएगा तो ये कॉमन सेंस है, डायरेक्शन कैसी होगी, जस्ट अपोजिट। तो इस समय गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, इस तरफ। तीसरी अगर पॉसिबल कंडीशन देखें तो तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या बन सकती है कि E1 की वैल्यू E2 के बराबर हो। तो अगर E1 की वैल्यू E2 से बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ से I1 करंट तो ऐसा आया, I2 करंट ऐसा आया, I2 करंट तो ऐसा जा रहा है, और I1 करंट घूमकर कहाँ जाएगा, इधर। अच्छा, अभी इस समय क्या होगा, दोनों करंट तो बराबर है, तो I1 इज इक्वल टू I2 हो रहा है। तो यहाँ पर जो नेट करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 0। तो यार इस समय अगर करंट 0 हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करने वाला है, कुछ नहीं। तो वो सीधा डिफ्लेक्शन इस तरीके से शो करेगा। तो ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया है तो मेरे ख्याल से आप इसकी वर्किंग बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो यही 3 कहानियों को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, बहुत सिंपल सा सेटअप है, कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाया गया है, और बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें डील होती हैं। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें तो आप अगर समझ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और आती है, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक टर्म हम लोगों ने यूज़ किया था ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो है इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हम लोगों ने क्या बोला कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ बुक्स में इसको K से डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक्स में इसको सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग सिग्मा के साथ ट्रीट करते हैं। तो V/L इज इक्वल टू सिग्मा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, V इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। अच्छा, सिग्मा तो कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये याद करिए, वो हम लोगों ने जो दूसरा पार्ट लिखा था ना ब्रैकेट में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, या अक्रॉस द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट, या पोटेंशियल ड्रॉप across the wire if directly proportional to the length of the wire। तो V directly proportional to L आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों की स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अगली कहानी है। अब आते हैं जरा पोटेंशियोमीटर के डायग्राम पर। तो पोटेंशियोमीटर का अगर हम डायग्राम देखें तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम कैसा बनता है, देखिए 2 सर्किट चलते हैं इसमें। एक होता है प्राइमरी सर्किट, ठीक है, इसमें लगाई जाती है एक प्राइमरी सेल, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, नॉन सेल। तो ये प्राइमरी सर्किट है, और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रिओस्टेट यूज़ करा जाता है। अभी हाल फिलहाल इसका कोई यूज़ ही नहीं करना, इसका यूज़ हम लोग आखिरी में बताएंगे।
और ये होता है पोटेंशियोमीटर वायर। नॉर्मली क्या होता है, पोटेंशियोमीटर वायर आपके स्कूल के हिसाब से डिपेंड करेगा, 6 मीटर वायर भी यूज होता है, 4 मीटर वायर यूज भी होता है, 10 मीटर वायर भी यूज होता है, तो डिपेंड करेगा। और ये 6 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये हम लोग जब इस पोटेंशियोमीटर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे ना, इसकी सेंसिटिविटी के बारे में, तब उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के समझिए कि पोटेंशियोमीटर वायर है और इसकी जो लेंथ है वो सपोज कितनी हो रही है, 10 मीटर हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा प्राइमरी सर्किट। तो ये है प्राइमरी सर्किट, ठीक। ये स्मॉल ही है और इसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल, और ये जो है इसको बोला जाता है रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका भी हाल फिलहाल के लिए कोई काम नहीं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आता है सेकेंडरी सर्किट। इस सेकेंडरी सर्किट में हम वो सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ हमें कंपेयर करना होता है या फिर जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। तो ठीक है, तो ये ई, तो ये बोली जाएगी सेकेंडरी सेल। तो ये सेकेंडरी सेल है और इसी सेकेंडरी सेल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और यहाँ से वही चौकी है, ठीक। तो जे, तो ये हम लोग ऑब्टेन क्या करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ इस तरीके से यहाँ फाइंड की जाती है। तो ये बेसिकली कौन सा बोला जाता है, ये बोला जाएगा सेकेंडरी सर्किट। अब इसको बस एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि इसको एग्जाम्पल के बेसिस पर किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा कि इसको एग्जाम्पल के हिसाब से कैसे समझें। लेट अस सपोज अभी हम लोग एक काम ये करते हैं कि हमारी जो प्राइमरी सेल है इसका ईएमएफ हम लोग मान लेते हैं। तो इसका ईएमएफ हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज कितना है, 10 वोल्ट, ठीक। तो इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और ये जो ए बी वायर है, इस वायर की लेंथ भी हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर्स। तो इस ए बी वायर की लेंथ जो है वो भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 10 मीटर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 वोल्ट का वोल्टेज होगा ये इस पूरे वायर पे, जैसे 10 मीटर का वायर है तो 1 मीटर पे कितना वोल्टेज गिरेगा, 1 वोल्ट का। अगले मीटर पे कितना गिरेगा, फिर 1 वोल्ट का। अगले मीटर पे कितना गिरेगा, फिर 1 वोल्ट का। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि हर मीटर पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से इंडिकेट करें कि इस तरीके से वायर के 10 पार्ट्स कवर अप कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 मीटर है, ये फिर 2 मीटर का वायर हुआ, ये 3 मीटर मान ले रहे हैं, इसको 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, ठीक है। इसको मान ले रहे 7 मीटर, ये 8 मीटर, ये 9 मीटर और ये जो है ये 10th मीटर है, ठीक। तो ये 10 मीटर, तो हर मीटर पे कितना वोल्टेज होगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है। अच्छा, अभी हमें इसका ईएमएफ पता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसका ईएमएफ सपोज 4 वोल्ट होगा, ठीक है, 4 वोल्ट होगा। अभी क्या कर रहे हैं, इस गैल्वेनोमीटर से ये जो जॉकी है इसको हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं कि हमें बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करनी है। तो हम सपोज यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं इस जॉकी को। यहाँ पर कितना है, अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट है, क्योंकि 2 मीटर पे आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ऊपर आप देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज हुआ, 2 वोल्ट। नीचे कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट। जरा एक सेकंड के लिए इफ डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो जब आप इफ डायग्राम को फोकस करोगे तो आपको देखो यहाँ समझ रहे हो ये क्या करा आपने। देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि पर वोल्ट के, पर मीटर के हिसाब से कितना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, 1 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको इस पॉइंट पे टच करा रहे हो तो यहाँ कितना मीटर आ रहा है, 2 मीटर। तो 2 मीटर मतलब कितना वोल्ट हो रहा होगा, 2 वोल्ट। नीचे कितना वोल्ट हो रहा होगा, 4 वोल्ट। अब जरा अगर हम ये डायग्राम फोकस करें तो इफ डायग्राम की अगर हम बात करें तो E1 मतलब कौन सी बैटरी, ऊपर वाली। तो E1 का मतलब ऊपर वाली बैटरी। तो ऊपर वाली बैटरी का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट। नीचे वाली बैटरी का ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट। तो जरा इफ डायग्राम पर फोकस करिए आप। तो जब आप इफ डायग्राम पर फोकस कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए E1 की वैल्यू तो कम है, E2 की वैल्यू ज्यादा है। E1 की वैल्यू अगर कम है और E2 की वैल्यू ज्यादा है तो गैल्वेनोमीटर किस तरफ डिफ्लेक्शन देगा, एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा। तो इसका मतलब इस सर्किट के हिसाब से ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो ये तरफ डिफ्लेक्शन देना शुरू हो जाएगा, समझ रहे। तो इसके हिसाब से तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन दे गया। अच्छा, अभी क्या किया आपने, आप रैंडमली ऐसी सेलेक्ट कर रहे हैं और आपने अब लाकर इसको इस पॉइंट पे टच करा दिया। जब आपने इसको इस पॉइंट पे टच कराया तो यहाँ पर कितना वोल्टेज गिरा आकर, देखिए जब आपने इस गैल्वेनोमीटर को किस पॉइंट पे टच कराया आकर, आपने इस गैल्वेनोमीटर को 6 मीटर पे आकर टच कराया। तो जब आपने इस गैल्वेनोमीटर को 6 मीटर पे टच कराया तो अब इस केस में यहाँ कितना वोल्टेज रहेगा आकर, यहाँ पर क्योंकि हर मीटर के हिसाब से कितना वोल्ट जा रहा है, 1 वोल्ट। तो यहाँ कितना वोल्ट होगा, 6 वोल्ट। नीचे अभी भी कितना है, फिक्स है, वो तो 4 वोल्ट है। तो अब ऊपर कितना ईएमएफ आ गया है, ऊपर आ गया 6 वोल्ट का, नीचे कितना आ गया, 4 वोल्ट का। तो जब ऊपर 6 वोल्ट का ईएमएफ आ गया और नीचे जो है वो 4 वोल्ट का ईएमएफ आ गया है, तो इस केस में
अब जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा वो किस सर्किट के हिसाब से देने वाला है, देखिए इसके हिसाब से। तो यहाँ पर इस सर्किट के हिसाब से वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। ऊपर कौन सी सेल है, E1, नीचे कौन सी E2। ऊपर वाली सेल का EMF ज्यादा है, नीचे वाली सेल का EMF कम है, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किसके हिसाब से हो जाएगा, ऊपर वाली सेल के हिसाब से। यानी पहले जो डिफ्लेक्शन हमको इस तरफ मिलने वाला था, अब वो डिफ्लेक्शन हमको किस तरफ मिलने वाला है, इस तरफ। सारे तो बहुत सिंपल सी कहानी। अब आपने देखा कि यार इधर तो डिफ्लेक्शन हमारा जो है वो इधर आ रहा है, इधर पे डिफ्लेक्शन हमारा इस तरफ आ रहा है, तो आप रैंडमली सिलेक्ट करते करते आप उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर वोल्टेज कितना आ रहा है, 4 मीटर पे। तो 4 मीटर पे आपने टच कराया, मेरे को नहीं पता ये 4 मीटर पे कितना वोल्ट आ रहा है, लेकिन बात प्रॉब्लम क्या यहाँ पर आई कि जैसे ही आपने इस जॉकी को यहाँ टच कराया, गैल्वेनोमीटर अब कितना डिफ्लेक्शन देगा, बिल्कुल जीरो। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 4 मीटर हो गया, नीचे भी 4 मीटर हो गया। तो यहां से जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, हमको क्या पता लग जाएगा कि जितना वोल्ट ऊपर है उतने ही वोल्ट कहाँ होने चाहिए, नीचे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमें नहीं पता है कि नीचे कितना वोल्ट है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नीचे वाली सेल का वोल्टेज है कितना, पर हमें ये पता है कि ऊपर 4 मीटर पे कितना वोल्टेज गिर रहा होगा, 4 वोल्ट। तो हमें ये तो पता लगा चुके हैं ना कि 4 मीटर पे कितना वोल्ट गिर रहा होगा, 4 वोल्ट, और नीचे डिफ्लेक्शन कितना हो चुका है, जीरो। तो अब ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई कि अगर ऊपर 4 वोल्ट है और डिफ्लेक्शन जीरो है तो नीचे भी कितना होगा, 4 वोल्ट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि नीचे वाली सेल का EMF है कितना, पर मेरे को ये पता है कि 4 मीटर पे आके वोल्टेज कितना हो रहा है और डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, जीरो। और 4 मीटर पे वोल्टेज कितना है, वो है 4 वोल्ट का। तो 4 मीटर पे 4 वोल्ट का वोल्टेज है, तो 4 मीटर पे 4 वोल्ट का वोल्टेज है और डिफ्लेक्शन जीरो है। तो ये कंडीशन अगर बन रही है तो इसका मतलब नीचे भी उतना ही वोल्ट होना चाहिए जितना ऊपर वोल्ट, और ऊपर है कितना, 4 वोल्ट। तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो वर्क करता है और बहुत ही सिंपल तरीके से डील करता है। मेरे ख्याल से आपने रिलेट कर लिया होगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल सा सर्किट बोला जाता है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर के सर्किट में आपको ये सब नहीं करना है, ये तो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। जो पोटेंशियोमीटर का सर्किट होता है वो कैसा रहता है, वो सिंपली इस तरीके से रहेगा। देखिए इन सारे पॉइंट्स को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट जो है वो आपको सिर्फ इतना बनाना है बोर्ड में, है ना। ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, वो 4 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, है ना। ये सिर्फ आपको सर्किट जो है वो इस तरीके से ड्रॉप कर देना है बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। तो ये बेसिकली क्या है, ये बोला जाता है पोटेंशियोमीटर का सर्किट। तो ये पोटेंशियोमीटर सर्किट, और एल बेसिकली क्या है, बैलेंसिंग लाइन। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर अगली कहानी करें, यानी कि पोटेंशियोमीटर में 2 तरीके के सर्किट मैंने आपको बोले थे। कौन कौन से 2 तरीके के सर्किट, एक तो EMF ऑफ द 2 सेल्स उसको कंपेयर कराने के लिए, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करने के लिए। तो ठीक है, अब इसी से क्या है, EMF ऑफ द सेल फाइंड करिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझते हैं, कंडीशन ऑन विच पोटेंशियोमीटर वर्क। तो कंडीशन ऑन विच पोटेंशियोमीटर वर्क, तो यहाँ पर 2 पॉसिबल कंडीशंस होती हैं जिन पर पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन गड़बड़ हुई तो इस केस में क्या है कि पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा। पहली पॉसिबल कंडीशन कौन सी होती है, पहली पॉसिबल कंडीशन ये होगी कि जो प्राइमरी सेल का EMF है इसकी वैल्यू हमेशा सेकेंडरी सेल की EMF से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों यार, कॉमन सेंस लगाओ। नीचे अगर जैसे मान लो आपने 10 वोल्ट कर दिया और ऊपर कितना करा, 4 वोल्ट, तो इस पूरे वायर पे कितना वोल्टेज आएगा, 4 वोल्ट का। लेकिन आप मेजर कितना करना चाह रहे हो, 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट यहाँ मिलेगा ही नहीं कभी आपको। तो इस केस में क्या है कि अब अच्छा आपको पता कैसे चलेगा पोटेंशियोमीटर काम नहीं कर रहा, पोटेंशियोमीटर बंद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा, गिब्स डिफ्लेक्शन टू वन साइड ओनली। तो एक ही साइड डिफ्लेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप इस एंड पे इसको टच कराओगे तो भी आपको इसी साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और जब आप इस एंड पे टच कराओगे तो भी अगर आपको एक ही साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि पोटेंशियोमीटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, या आपको एक ही साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है। यही पॉसिबल एरर्स आती हैं। और दूसरी इसमें कंडीशन क्या होती है, आपको देखो, ऑब्जर्व करो, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी इसी पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी इसी पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है। मतलब इस सर्किट में आप चाहे 50 सेल लगा दो, लेकिन उन सबका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक ही कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए। तो सेकंड जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो क्या है, ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल्स मस्ट बी connected to same common point, must be connected to
सेम कॉमन पॉइंट। तो ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड टू सेम कॉमन पॉइंट। ऑल सेल मतलब प्राइमरी का भी और जितनी भी यहाँ पर सेकेंडरी सेल्स लगी हुई हैं उन सारी सेल्स के। तो जब ये दोनों एसेंशियल कंडीशन फुलफिल होंगे उसके बाद जाकर आपका ये पोटेंशियोमीटर काम करेगा। अब बेसिकली क्या है, हम लोगों को दो सर्किट डायग्राम देखने हैं। दो सर्किट डायग्राम कौन से देखने हैं, एक तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए और दूसरा इसकी सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो यार बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसको भी जरा हम लोग डील कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग जरा इसमें देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर, मतलब सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कैसे करते हैं। तो सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जाएगा, उसके लिए कुछ खास नहीं करना है आपको। ये जो आपने सर्किट बना रखा है ना, इसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है, बस थोड़ा सा अगर आप इसको मॉडिफाई कर देंगे तो उस केस में क्या है, ये वही सर्किट रेडी हो जाएगा जो अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा किस तरीके से ये सर्किट को मॉडिफाई करने वाले हम लोग। अब क्योंकि दो सेल हैं तो यहाँ पर हमें दो सेकेंडरी सेल लगानी है जिसका ईएमएफ हमें कंपेयर कराना है। तो दो हम लोग सेकेंडरी सेल्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए जरा दो सेकेंडरी सेल्स को किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, और उनका ईएमएफ किस तरीके से हम लोग कंपेयर कराएंगे वो देखिए। तो एक तो सेल हमने लगा ली ये E1 और दूसरी सेल हम लोग कौन सी लगाने वाले हैं, E2। ठीक, और इसको क्या है, एक रोटेटरी स्विच से कनेक्ट करेंगे। रोटेटरी स्विच का मतलब ये है कि जैसे कि आप देखते हो रेगुलेटर वगैरह होता है स्टेबलाइजर में, पहले आप इसको इधर कनेक्ट करो फिर टक से ऐसे कनेक्ट कर दो। तो एक बार में एक ही सेल जो है वो रोल में रहेगी। तो जब आप इसको इधर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या है, एक बैलेंसिंग लेंथ L1 ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस केस में क्या है कि E1 की वैल्यू जो हो जाएगी, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू L1। अच्छा, जब भी आप इसको इससे यहाँ कनेक्ट करोगे, अब यहाँ पर एक बैलेंसिंग लेंथ जो है वो L2 कनेक्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू L2। कुछ नहीं करना आपको, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो E1 अपॉन E2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 अपॉन L2। लो जी, हो गई सेल कंपेयर। तो मान लीजिए अगर L1 की वैल्यू 100 है और L2 की वैल्यू 200 है, तो 100 अपॉन 200 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि E2 वाली जो है वो E1 से डबल है। तो यही तो कंपैरिजन करना होता है। यहाँ बेसिकली हम लोग को वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, यहाँ सिर्फ हमको सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, समझ रहे। तो ये बस सिंपल सी कहानी, ये सर्किट बनाना होता है बस ये इतना लिख देना होता है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। बस सर्किट आप सिंपली बनाओ और वहां पर बस आप इतना लिख दो। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या होता है, इसमें हम लोग को ये कौन सा सर्किट था, कंपैरिजन ऑफ, तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेकेंडरी सेल्स, टू सेकेंडरी सेल्स। तो हमें दो सेल्स के ईएमएफ का वो ईएमएफ को कंपेयर करना था। अभी बेसिकली हम लोग अगले सर्किट में जाएंगे, तो अगले सर्किट में क्या करने वाले हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने वाले हैं। ठीक, तो एक किसी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं जरा। उसकी भी कहानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो एक ही सेल यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग एक सेल यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए, और इसके लिए क्या है कि हम लोग को अपना थोड़ा पुरानी नॉलेज भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो भी देखेंगे अभी। तो एक सेल तो ये हम लोगों ने लगा ली जिसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, तो इसका ईएमएफ क्या है, E। अच्छा, इसी के पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स और लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब जिसका सेल का जिसकी रेजिस्टेंस हमको पता हो, और यहाँ कनेक्ट करते हैं एक स्विच के। ठीक, और यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर इस तरीके से कनेक्ट करते हैं दोनों के पैरेलल में। ये बेसिकली हमारा सर्किट डायग्राम होता है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये हमारे पास सर्किट डायग्राम रहेगा, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए जिस समय ये की ओपन रहेगी तो पहली कंडीशन इसमें क्या आती है, तो व्हेन की के इज ओपन। तो जिस समय ये की ओपन रहेगी तो इस समय तो ये सर्किट रहेगा नहीं। अब
इसके अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, यानी कि वो क्या चलेगा, बस तो ये अभी सेल ये मौजूद है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, इस समय आपको क्या बताने वाला है, इसका ईएमएफ, यानी कि इस समय जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L1। तो ये आपको कंडीशन मिलेगी। अब आपने क्या किया, की को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आपने प्लग इन कर दिया इसको। तो सेकेंड पॉइंट में व्हेन की के इज क्लोज्ड, अब जब ये क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से ये करंट जो है उसके अक्रॉस जाने लगा, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप गिरने लगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल आया V, अब यही पोटेंशियल इसकी पूरे के अक्रॉस आएगा। और अब जो पोटेंशियोमीटर है वो आपको ईएमएफ नहीं बताएगा, क्योंकि ईएमएफ कब बताया जाता है, जब इसको एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट नहीं कर देते। अब तो एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया आपने, तो अब ये आपको ईएमएफ नहीं बताएगा, अब क्या बताएगा, इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप हमको मिलने वाला है, और बस ये इसमें छोटी सी गलती रहती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको यहाँ बना देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप। तो मैक्सिमम तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं ईएमएफ के नाम पर। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसकी वैल्यू इस L1 से क्या होगी, कम। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। तो अब जो ईएमएफ आपको मिलेगा तो वो आपको क्या मिलेगा, L2 की वैल्यू हमेशा L1 से क्या होगी, कम। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये ईएमएफ नहीं है, ठीक है। तो अब आपको मिलने वाला है L2, तो इसका मतलब यहाँ पर V की वैल्यू क्या मिलेगी, सिग्मा इंटू L2। ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ सेल चलती थी। तो इक्वेशन ऑफ सेल क्या चलती थी, वो क्या E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल आर, यही तो इंटरनल रेजिस्टेंस था, इसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखो एक क्लोज सर्किट नहीं बन गया ऐसे करके, उसी सर्किट जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी को रिवर्स करके लिख दिया। तो वही तो एक क्लोज सर्किट जैसी फीलिंग आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो E माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, E माइनस वी अपॉन में आई। अच्छा, V इज इक्वल टू आई आर है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर। तो ये वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन में V, और R कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। इंडिविजुअल जरा इसको डिवाइड करते हैं। तो इंडिविजुअल जब आप इसको डिवाइड करोगे तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। समझ रही बात। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला, और अब आपको अगले काम में कुछ नहीं करना है। E की वैल्यू भी पता है आपको और V की वैल्यू पता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा L1 अपॉन में सिग्मा L2 माइनस 1 इंटू R। तो सिग्मा पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो यार जरा कॉमन सेंस लगाओ, L1 और L2 ये वैल्यू तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। L1 और L2 की वैल्यू तो आपको पता ही है। और R ये आप कहाँ से फाइंड कर लोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको R मिल जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले में जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है बोर्ड में, और कई बार क्या है, इस फॉर्मूले पर डायरेक्टली बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इस फॉर्मूले पर वेव जब डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला सीधा यूज़ कर देना है, और अगर पोटेंशियोमीटर के बेसिस पर पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से इसको ड्राइव करके दिखाना है, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक बचता है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, वो क्या बनता है, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अब वो चीज़ रोल में आएगी। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अभी तक हम लोग याद करो, इसके बारे में हम लोगों ने बात तो की है, पर इसका भी तक रोल समझ में नहीं आया रियोस्टेट का, कि रियोस्टेट का रोल एक्चुअली है क्या। तो रियोस्टेट का अगर हम रोल देखेंगे तो अब वो सेंसिटिविटी के उसमें काम में आएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर 2 मिनट का टॉपिक है, कोई भी इसमें सच लॉजिक नहीं है। और हम लोगों ने एक बात और याद करिए, आप लोगों ने एक बात और की थी कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये 4 मीटर का भी हो सकता है, 6 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी हो सकता है। तो ये कहानी है। तो ये डिफरेंस क्यों है, तो यही डिफरेंस तो एक्चुअली सेंसिटिविटी बनाता है। तो सेंसिटिविटी के लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अच्छा, सेंसिटिविटी के लिए हम लोगों ने अभी बात क्या की थी कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप लोगों से बात हुई थी ना यार, ये रियोस्टेट, इसका तो यार कोई यूज ही नहीं आया अभी तक। तो अब एक्चुअली इसका यूज आने वाला, और ये लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर और रियोस्टेट ऑफ द रियोस्टेट जो हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है वो। देखो एक चीज समझो, बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, इस पर जरा फोकस किया जाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वी हैव टू रिड्यूस
द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, या आप ऐसे बोल दो कि जो सेंसिटिविटी है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा इसका मतलब सेंसिटिविटी आपकी उतनी ही कम होगी। तो सेंसिटिविटी को अगर आपको बढ़ाना है तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को क्यों कम करना पड़ेगा, इसके पीछे रीजंस क्या, मतलब इसकी जो डिटेलिंग है ना यार, आपके बोर्ड लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ये जो है ना, जितने भी मेरे जो IIT मेंस के या जो नीट के लेक्चर होंगे ना, उन सब में इसके एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली मौजूद है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को क्यों कम करना पड़ रहा है, इसके रीजन क्या है, तो इसके लिए आप जो है ना, वो जो नीट के लिए या जो IIT मेंस या एडवांस के लेक्चर्स है ना, उनमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली मिल जाएगा कि एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट पर सेंसिटिविटी किस तरीके से काम कर रही है। और हम लोगों ने अभी जो स्टेटमेंट लिखी है, सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका लॉजिक क्या है। तो अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के दो तरीके हैं हमारे पास, क्या, या तो हम V की वैल्यू को कम कर दें या फिर हम L की वैल्यू को बढ़ा दें। ठीक है, अच्छा, L मतलब लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो 6 मीटर वायर, 10 मीटर वायर, 8 मीटर वायर के बारे में बात हुई थी, तो उसके लिए क्या मतलब था कि अगर हम जैसे जैसे लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करती रहेगी। तो अगर हम लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बढ़ाते रहेंगे तो इससे सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता, तो पहला फैक्टर क्या है, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ, इसको हम कम कर दें। तो यार इसको कम करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर फोकस करते हैं, ये जो रियोस्टेट की वैल्यू है ना, इसको बढ़ाना शुरू करते हैं। आप देखिए प्राइमरी सर्किट में ये कहानी चल रही है, तो प्राइमरी सर्किट देखा जाए तो ये वायर है, तो इस वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगा। और मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, अगर आप इसको 0 कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट कहाँ गिरेगा, इसके ऊपर, समझ बात। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा, हमें अगर इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम। अब क्या करते हैं, रियोस्टेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो ये तो फिक्स है 10 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस भी फिक्स है। तो अब जो 10 वोल्ट पूरा यहाँ गिरने वाला था ना, अब ये पूरा 10 वोल्ट यहाँ नहीं गिरेगा, क्या होगा, 2 वोल्ट यहाँ गिरेगा और 8 वोल्ट यहाँ रह जाएगा। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज आपने क्या कर दिया, कम। और ये वोल्टेज आपने कम किया कैसे, रियोस्टेट की वैल्यू को बढ़ाकर। मान लीजिए लेटर सपोज आप रियोस्टेट की वैल्यू को और बढ़ा दें, तो रियोस्टेट की वैल्यू को अगर आप और बढ़ा देंगे, अब यहाँ पर 10 में से 2 नहीं, अब यहाँ हो सकता 4 वोल्ट गिरेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो इस तरीके से क्या है, आप फिर से यहाँ पर सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो इसका सेकंड जो तरीका है वो क्या है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें क्या आ जाता है, वो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। वो पोटेंशियोमीटर पहला क्या था, वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। और दूसरा तरीका क्या था, वी हैव टू डिक्रीज द करंट इन प्राइमरी सर्किट। और यार डिक्रीज द करंट बात वही हो रही है, लेकिन इसको घुमाकर बोल दिया। तो कैसे डिक्रीज करोगे आप करंट इन प्राइमरी सर्किट को, इन बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आप वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो उससे क्या हो जाएगा कि करंट ऑफ द प्राइमरी सर्किट वो कम हो जाएगा, और करंट ऑफ द प्राइमरी सर्किट कम हो जाएगा तो उससे होगा क्या, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर वो क्या हो जाएगी, कम। और अगर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर जो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। समझे, फिर से मैं पूरी चीज को रिपीट कर दे रहा हूं। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, वी हैव टू डिक्रीज, तो सेकंड फैक्टर है वी हैव टू डिक्रीज द करंट इन प्राइमरी सर्किट। तो we have to decrease the current in primary circuit. तो in order to increase the sensitivity of a potentiometer, we have to increase the length of the potentiometer wire। और second factor क्या हो जाएगा, we have to decrease the current in the primary circuit। अच्छा, अगर आंसर हमको ये लिखना होता पर इससे एक्चुअली होता क्या, if we decrease the current in the primary circuit, the potential difference या potential drop across the potentiometer wire is also got decreased। और इसको हम डिक्रीज करते कैसे हैं, तो in order to decrease the current in the primary circuit, we have to increase the resistance of the primary circuit। और resistance of the primary circuit हम increase कैसे करेंगे,
तो इसके लिए क्या है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है ना रियोस्टेट, इसकी वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए। तो जैसे आप ये रियोस्टेट बढ़ाओगे तो ये प्राइमरी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, प्राइमरी सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब प्राइमरी सर्किट का जो करंट है वो कम हो जाएगा। प्राइमरी सर्किट का अगर करंट कम हो जाएगा तो ये जो प्राइमरी सर्किट में जो वो पोटेंशियल ड्रॉप है किसके अक्रॉस, जो ए बी वायर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा, कम। और अगर ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो दो तरीके थे, ये क्या तरीके थे, तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के। तो बेसिकली इस टॉपिक के साथ में क्या है, आपकी ये जो सेकंड यूनिट है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये खत्म होती है। तो इसी के साथ आपका सेकंड यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें जाएंगे थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट बहुत ईजी यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और एक्चुअली क्या है ना, ये दो पार्ट में टूटी हुई है, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा इसका चैप्टर है मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो उसकी तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड यूनिट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट रहेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं थर्ड यूनिट में।